स्वागत है आप सभी का वारिस एकेडमी में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं मैथ्स का एक मास्टर वीडियो। इस वीडियो में जिन प्रश्नों को आपको सॉल्व कराया जाएगा, जिन प्रश्नों को बताया जाएगा, ऐसे प्रश्न आपको यूपीएसआई के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ऐसे प्रश्न आपको लेखपाल की परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, पीईटी की परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, यूपी टेट की परीक्षा देते हैं वहां भी इस तरह का प्रश्न आपको गणित का देखने के लिए मिलेगा। साथ में आप सुपर टीईटी देते हैं तो वहां भी मैथ के ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मास्टर वीडियो होगा आप लोगों के लिए जहां पे यहाँ जितने प्रकार की प्रैक्टिस मैं कराने वाला हूं, आपका यहाँ पे मैं 40-45 मिनट एक प्रैक्टिस देने वाला हूं, एक शानदार आपको क्वेश्चन देने वाला हूं। और ये जितने प्रकार के मैं सभी चैप्टर जो गणित में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, प्रारंभिक जो चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टर से प्रश्न को मैं यहाँ कवर करूंगा, यहाँ प्रश्न लूंगा और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसका ट्रिक होता है या फिर कैसे इसका मेथड होता है, इन सबको मैं डिस्कस करते हुए आगे बढ़ूंगा। और ये एक मास्टर वीडियो बनेगा आपके लिए हर एक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप इस वर्ष देने वाले हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। मैथ के लिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की। यहाँ देखेंगे हम क्वेश्चन 1 में पहला एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं से, और प्राकृतिक संख्याओं में यहाँ पे आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग बताइए। पहला प्रश्न होगा आपका योग बताइए। यहां पर दोस्तों आपके जितने प्रारंभिक टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो सिंप्लीकेशन का टॉपिक हो, आपका लसा मसा का टॉपिक हो, एलसीएम एचसीएफ, आपका जो है घातांक करड़ी का टॉपिक हो, आपका जो है करड़ी का टॉपिक हो, साथ में आपका यहाँ पे जो आपका नंबर सिस्टम है, आपका जो सिंप्लीकेशन है, तो इन सभी से ऐसे इंपॉर्टेंट आपके कम से कम यहाँ पे हमें 15 से 16 ऐसे प्रश्नों को बताऊंगा। 40-45 मिनट तक जितने प्रश्नों को मैं बता सकूंगा वहां पे बताऊंगा। और ये एक ऐसा मास्टर वीडियो होगा जो आपके हर एग्जाम में यहाँ से जो प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे, वहाँ आपकी किसी भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं इस वर्ष, उस परीक्षा में आपको यहाँ से आपको 5 से 6 क्वेश्चन बिल्कुल मिलने वाला है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और कॉपी पे नोट करते हुए चलिएगा और समझते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने हमने दिया है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग बताइए। पहले 5 सम संख्या का योग बताना है। अब यहाँ पे आप समझिए, ये नंबर सिस्टम से पहले प्राकृतिक संख्या का क्वेश्चन है। आप पढ़ते हैं नेचुरल नंबर, तो प्राकृतिक संख्याओं में आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो 1 से लेकर के अनंत तक जो संख्या चलती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। शून्य जो होती है उसको जब हम जोड़ देते हैं 1 के आगे, तो शून्य से लेकर अनंत तक जब संख्या, तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। इसके बाद से पढ़ते हैं हम सम और विषम। सम संख्या किसे कहते हैं ये आपको समझना है पहले। तो सम संख्या वो होता है कि वो सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, या वो सभी संख्याएं जिसमें 2 से भाग चली जाती है, उन सभी संख्याओं को सम संख्या कहा जाता है। और जिन संख्याओं में, जिस प्राकृतिक संख्या के अंदर 2 से भाग नहीं लगेगा, जिस प्राकृतिक संख्या में 2 से भाग नहीं जाएगा, 2 से वो नहीं कटेगा पूरा पूरा, तो ऐसी सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग बताना है, अर्थात कि जो सबसे पहली जो सम संख्या होती है वहां से लेकर के और 5 सम संख्या आपको लिखना है और फिर उस सम संख्या का आपको योग बताना है। तो ये क्वेश्चन हमने छोटा लिया है। यहाँ पे आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ पे आपकी संख्या बढ़ा सकती है। जैसे हमने प्रथम 5 संख्या लिखा, तो आपसे यहाँ पे प्रथम 10 संख्याएं, प्रथम 20 संख्याएं, प्रथम 100 संख्याएं के सम जो है सम संख्याओं का या विषम संख्याओं का योग आपसे पूछा जाएगा। तो इस सब का एक ही प्रोसेस होता है, एक ही मेथड होता है, चाहे आप ट्रिक कहें चाहे आप मेथड कहें। क्या होता है देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सम संख्या। तो पहली जो सम संख्या होती है, पहली सम संख्या वो क्या होती है, तो आप बताएंगे पहली सम संख्या 2 होती है। अब जानते हैं वह संख्या सम होती है जिसमें 2 से भाग लग जाता है। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है, तो 1 में 2 से भाग नहीं जाएगा, 1 के बाद 2 आता है, 2 में 2 से भाग चला जाता है, इसलिए जो पहली सम संख्या बनती है वो क्या बनती है, 2 बनती है। तो ये क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रथम सम संख्या कौन सी है, तो वहां पे आप बताएंगे 2 है, पहली सम संख्या। पूछा जाए पहली विषम संख्या कौन सी है, तो पहली विषम संख्या 1 होगा।
तो यहाँ पे पहली सम संख्या 2 है। अब पूछ रहा है कि प्रथम 5 सम संख्या है, तो प्रथम यहाँ पे प्रथम 5 सम संख्या क्या होगी आपकी। यहाँ पे आपको समझने के लिए मैं इसको पूरा रिटेन में लिख रहा हूँ। प्रथम 5 सम संख्या, तो पहली संख्या 2 हो गई। अब इन सभी में आप 2-2 जोड़ते चले जाइए, वो बन जाएगी आपकी सम संख्या की सीरीज बन जाएगी। प्राकृतिक संख्याओं में पहली संख्या विषम है तो उसके बाद सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, इस तरह से सीरीज चलता है। पूछा जाए कि 1 से 100 तक में कितनी सम संख्या होंगी, कितनी विषम संख्या होगी, तो 1 से 100 तक में 1, 3, 5, 7 ये सभी विषम संख्या हैं। और ये कहाँ तक जाएगा, 99 तक। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये क्या है, सम संख्या का सीरीज है। और ये कहाँ तक जाएगा, 100 तक। तो 1 से 100 संख्या में 50 सम होगा और 50 विषम होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से पूछा जाए पहली सम संख्या, तो इसमें तरीका होता है कि पहले एक सम संख्या निकाल ली, सब में 2-2 को आप ऐड करते चलिए। तो 2 हो गया, इसमें 2 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 ऐड करेंगे 6, 2 ऐड करेंगे 8, 2 ऐड करेंगे 10। कितनी संख्या हो गई, 1, 2, 3, 4 और 5। तो पहली 5 पूछ रहा है, तो प्रथम 5 सम संख्याओं को आपने यहाँ पे लिख लिया। 2, 4, 6, 8 और 10 हो गया। अब कह रहा है कि इसका योग बताना है आपको। यहाँ पे योग का मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना। अब इसको जोड़ना है तो संख्या सिंपल है, आप तो यहाँ डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 10, 30, 30 हो गया। इसे आप बहुत सिंपल तरीके से जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर यही संख्या बहुत बड़ा हो, यहाँ पे पूछा जाए कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योग बताइए, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग बताइए, प्रथम 80 सम संख्याओं का योग बताइए, तो वहां पे आप इसको कैसे जोड़ेंगे। तो वहां पर आप एक एक करके जोड़ना शुरू कर देंगे तो आपके आधे पेपर का समय एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में चला जाएगा और केवल 1 नंबर पाएंगे। बाकी के आपके 19 नंबर, आपके 18 नंबर क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो संख्याओं का एक, जब संख्याओं का सीरीज आपको पता हो तो संख्याओं का जो आपका योग का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको अगर बताना हो तो आप क्या बताएंगे, n/2 कोष्टक में a प्लस l, ये फार्मूला होता है n/2 a प्लस l। अब यहाँ पर आप कहेंगे ये तो अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है, बीजगणितीय टर्म लिखा हुआ है। अब हम यहाँ कौन सा मान रखेंगे, तो यहाँ पे आप जो n का मान रखेंगे, यहाँ पे n बराबर आप क्या रखेंगे, तो n बराबर कुल संख्या कितनी संख्या है ये आप टोटल n का मान रखेंगे। 5 संख्या है, 10 है, 20 है, 25 है, वो आप यहाँ रखेंगे। a का मान क्या रखेंगे, तो पहली संख्या। a का मान क्या होता है, जो भी सीरीज का पहला क्वेश्चन होगा, श्रृंखला का जो पहला आपका यहाँ पे नंबर होगा वो क्या होगा, a होगा। यल क्या होगा, तो यल होगा आपका अंतिम संख्या। और ये आप तभी फार्मूला अप्लाई करेंगे जब प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं का तात्पर्य है कि जो संख्या आपको दी गई है वो एक सीरीज में हो। जैसे कि 2 है तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, तो यहाँ पे आप गैप देखेंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे तभी 2 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे सबका सर्वांतर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो जब सर्वांतर बराबर हो सभी संख्याओं का तब वो संख्या क्या मानी जाती है, सीरीज में मानी जाती है। अब जब सीरीज में मानी जाती है तो ऐसी संख्याओं के लिए इस फार्मूले का हम यूज करते हैं, n/2 कोष्टक में a प्लस l। n का मतलब होता है कुल संख्या, a का मतलब होता है पहली संख्या और l का मतलब होता है अंतिम संख्या। अब यहाँ पे आप ये फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे इसका आप हल निकालेंगे इसका यहाँ पे, तो इसका हल क्या निकलेगा कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग, सम संख्या का योग क्या होगा, यहाँ पे फार्मूला n/2 a प्लस l, n के जगह पे कुल संख्या, कुल कितनी संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 संख्या है तो n का मान हो जाएगा 5, 5/2 हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या रखेंगे, तो यहाँ पे आप क्या रखना है, a पहली संख्या, यहाँ पर a रखना है तो पहली संख्या 2 है प्लस l अंतिम संख्या यहाँ पे 10 है, रख दिए आप।
चलिए सॉल्व कीजिए आगे। 5/2 भाग नहीं जाएगा तो लिख लेंगे, यहाँ पे गुणा हो जाएगा और 10 2 12 इसको जोड़ लेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट है। और ब्रैकेट के अंदर जब भी इससे कैलकुलेशन हमें करना होता है तो हमने सिंप्लीकेशन में पढ़ा है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद से हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर जाके हम एडिशन करते हैं और सबसे लास्ट में हमारा क्या कैलकुलेशन होता है आपका वहाँ पे सब्ट्रैक्शन का होता है, घटाना का होता है। तो यहाँ पे आप जोड़ेंगे 10 2 12 12 कर लिए आप। अब यहाँ पे आप लिखेंगे तो 2 से यहाँ आप काट देंगे 2 छक्के 12, 5 × 6 बराबर क्या मिल गया आपको 30 मिल गया। और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, पहली 5 सम संख्याओं का योग क्या होगा 30 होगा। ये आपका सही आंसर है। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, बहुत ही विस्तार तरीके से आपको समझाया गया ताकि आप एग्जाम में बिल्कुल कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो आपका और फार्मूला भी तैयार हो, ताकि आपको एग्जाम में कोई समस्या ना आए। इसीलिए कभी भी आप जब मैथ को सॉल्व कीजिए, मैथ में ज़्यादातर बच्चे कमज़ोर क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जब वो जैसे ही वो कंपटीशन की फील्ड में उतरते हैं, जैसे ही वो तैयारी करना शुरू करते हैं, कम्पिटेटिव मैथ्स को पढ़ना शुरू करते हैं, वैसे ही तुरंत उनका फोकस चला जाता है कि ट्रिकी बुक्स पर, बहुत से ट्रिकी बुक्स वो लेते हैं और रटना शुरू कर देते हैं ट्रिकी बुक्स को। लेकिन एग्जाम के समय में वो ट्रिक उनके कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं होता है, वो ट्रिक उसी के कॉन्सेप्ट में क्लियर होगा जिसने उस ट्रिक को बनाया है। तो इसलिए अगर किसी ने ट्रिक को नहीं समझाया है आपको और अपने खुद से उन्होंने समझा है तो वो पूरे 100% उस ट्रिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाए होंगे और एग्जाम के प्रेशर में वो ट्रिक भूल जाता है और आता हुआ मैथ का क्वेश्चन उनका गलत करके वो चले आते हैं। तो इसीलिए कभी भी मैथ्स को सॉल्व कीजिए तो पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, फिर जाकर के आप उसके फार्मूले को क्लियर कीजिए, तब आप खुद का अपना ट्रिक वहाँ पे आप जो है ड्राइव कीजिए, खुद का अपना ट्रिक बनाइए वहाँ पे, वो एग्जाम में आपसे कभी नहीं भूलेगा। ये आप जो है कभी भी आप तैयारी करें तो इसको आप हमेशा अपने ध्यान में रखें जो आपको मैंने बताया है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि क्वेश्चन दिया, प्रथम 5 सम संख्याओं का योग बताना है, आपने लिख दिया पहली सम संख्या 2 होती है, पहली सम संख्या 2 होती है, दो सम संख्या आप जान रहे हैं, हमने बता दिया जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है वो 2 होगी। अब प्रथम 5 सम संख्या या जितना भी कहेगा पहली सम संख्या लिखेंगे और वहां से आप 2 2 को ऐड करते चले जाएंगे, 5 तक लिखना है तो 1 2 3 4 5 तक हमने लिख दिया, 2 4 6 8 और 10 हमें मिल गया। अब एक फार्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का, एक बेसिक फार्मूला है n/2 a + l। n का मतलब कुल संख्या, a का मतलब पहली संख्या, l का मतलब अंतिम संख्या। वो मान हमने यहाँ पे उठा के इस क्वेश्चन से यहाँ पे रख दिया और इसको हमने सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे हमें मिल गया 30 और जो इस प्रश्न का सही आंसर है। तो आशा करते हैं आप इसको बिल्कुल समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आपसे सम कहे, विषम कहे, 5 कहे, 10 कहे, 20 कहे, 100 कहे, प्रथम 200 कहे, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का आपसे कहे तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का आप कैसे निकालेंगे, आपसे केवल कह दे कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए तो आप प्राकृतिक संख्या को पूरा लिखेंगे नहीं 100 तक, जोड़ेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो आप पहले एक सीरीज लिख लेंगे, पहली प्राकृतिक संख्या 1 होती है, दूसरी 2, तो 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक चले जाएंगे 100 तक चले जाएंगे। अब 1 से 100 तक को जोड़ना है, पहली संख्या a है, अंतिम संख्या l है, a का मान यहाँ पे 1 हो गया, l का मान 100 हो गया और कुल कितनी संख्या होगी तो 1 से 100 तक संख्या सीरीज में है, कितनी संख्या होगी 100 संख्या होगी, n का मान आपको 100 मिल गया। वो फार्मूला आप लगाएंगे 100/2 कोष्टक में 1 प्लस यहाँ पे 100, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका यहाँ पे मान आ जाएगा। इसको कॉपी में सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन दूसरे टाइप का जो एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो मैं लेने जा रहा हूँ, यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा वो सेकंड क्वेश्चन सिंप्लीकेशन से होगा। जैसे कि अभी आपका एक क्वेश्चन आया था सिंप्लीकेशन का कि पहले हम कोष्टक को सॉल्व करते हैं, फिर जाके हम डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसी बेस पे मैं एक सेकंड क्वेश्चन लेने जा रहा हूं जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन यूपी टेट एग्जाम में तो हर बार ये क्वेश्चन आया, 2-3 क्वेश्चन हर बार आया, सुपर टेट में भी आया था, ये 2018 में भी आया था, 19 में भी एक क्वेश्चन आया था, तो हर बार ये क्वेश्चन आता है। तो आइए देखते हैं हम। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो कि आपका यहाँ पे सिंप्लीकेशन से होगा। ये क्वेश्चन 10/3 यहाँ पे भागा 6/4 कोष्टक में 2 + 1 कोष्टक बंद, यहाँ पे
प्लस 4 भागा, यहाँ पे आप लिखेंगे 4 भागा 2। ये क्वेश्चन आपके सामने हमने लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है। क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं कि 10/3 भागा 6/4, बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ पे को फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 2 + 1 प्लस फिर स्मॉल ब्रैकेट में 4 यहाँ पे डिवीजन 2 4 भागा 2, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो कभी भी डायरेक्ट आप यहाँ से नहीं सॉल्व करेंगे। जिसने अब सिंप्लीकेशन के फार्मूले को नहीं पढ़ा है वो डायरेक्ट कलम उठाएगा और शुरू कर देगा यहाँ से छापना, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट वो नहीं जो है सॉल्व करना है आपको, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसको आपको फार्मूला जो कॉन्सेप्ट है सिंप्लीकेशन का उस बेस पे सॉल्व करना है। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले आपने पढ़ा है कि आप सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट में अगर फिर ब्रैकेट आ गया, कई ब्रैकेट एक साथ आ गए हैं, तो सबसे पहले जो आपका सीरीज होता है सॉल्व करने का, आप क्या सॉल्व करते हैं, रेखा कोष्ठक। इसे हम बोलते हैं रेखा कोष्ठक, जो ऊपर लगा होता है। फिर उसके बाद से छोटा कोष्ठक जो इसको सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ पे आप इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं लास्ट में, फिर जाकर के आप क्या करते हैं डिवीजन, फिर गुणा, फिर यहाँ पे आप प्लस, तब माइनस। और इसके पहले भाग के पहले यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे का आता है। का के बाद आपको क्या करना होता है, जैसे कहीं कहीं आपको का मिल जाता है 100 का 1/2, 50 का 2/3। तो ये का, लेकिन का जो मतलब होता है सॉल्व का को ही पहले करते हैं अगर भाग से पहले का दिया हुआ है तो, लेकिन का की जगह पे जो हम सिंबल रखते हैं गणितीय फॉर्म में वो क्या रखते हैं, गुणा का सिंबल रखते हैं यहाँ पे। तो ये होता है आपका एक सीरीज होता है, ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर से सॉल्व करते हुए नीचे आते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर स्मॉल, फिर ये आपका मझोला कोष्ठक जिसको बोलते हैं, फिर ये बड़ा, फिर का वाला आता है तो का को करते हैं, का की जगह पे गुणा रखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और लास्ट में माइनस को सॉल्व करते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व किया जाता है, सिंप्लीकेशन का जो क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको रेखा कोष्ठक तो नहीं है, लेकिन ये आपको यहाँ पे मिल रहा है और ये मिल रहा है। तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर जाके आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप पहले इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आप लिख लेंगे 10/3 भागा 6/4। अब इसको आप रहने देंगे, अंदर वाले को आप सॉल्व करेंगे तो 2 और 1 है 3 हो गया, प्लस अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 में 2 से भाग जाएगा 2, फिर आप इसको रख लिए, फिर यहाँ पे 10/3 भागा 6/4। अब इसको आप जोड़ेंगे अंदर, अब इस कोष्ठक को आप सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर प्लस है 3 और 2 5, यहाँ पे गुणा होता है 5 हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, भाग दिख रहा है और गुणा दिख रहा है। अब आपको पहले क्या करना है, तो पहले आपको अब गुणा नहीं करना डायरेक्ट, पहले आपको यहाँ पे भाग करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पहले हमको क्या करना है, भाग करना है। तो भाग के बाद से फिर गुणा करेंगे, तो भाग करेंगे तो भाग करते समय भाग के जो बाद का भिन्न होता है वो पलट जाता है और भाग किस में कन्वर्ट हो जाता है, गुणा में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे 10/3, अब ये भाग गुणा में कन्वर्ट होगा तो 6/4 4/6 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे गुणे 5 हो गया। समझ रहे हैं हम? चलिए देखते हैं आगे। भाग को जब हम सॉल्व करते हैं तो भाग को भिन्न के रूप में जब भाग आता है तो भाग को गुणा में बदलते हैं, और भाग के जस्ट बाद वाला जो भिन्न होता है जिसे भाग दिया जाता है पहली वाली संख्या में, तो उस भिन्न को हम पलट देते हैं, अंश को हर में, हर को अंश में कर देते हैं, तो फिर ये गुणा हो जाता है। अब ये गुणा हो गया भाग, और ये 6/4 का 4/6 हो गया गुणे 5। अब दोनों गुणा हो गया तो किसी को पहले सॉल्व कर लेंगे, जो कटने वाला का काटेंगे, जो नहीं कटने वाला होगा उसको हम लिख लेंगे। तो क्या कटने वाला है यहाँ पे, 2 दूना 4 2 3 6। अब कुछ और नहीं करने, कुछ और कटेगा नहीं कटेगा तो ऊपर का ऊपर यहाँ बटे 1 आप मान लेंगे, 10 दूनी 20 20 5 100 हो गया, बटे 3 त्रिकी 9, 100/9। अगर आप इसको मिश्र भिन्न में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यहाँ पे 11 हो जाएगा 1/9, 11 9 99 1 100, 100/9। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये मिश्र भिन्न में हो गया और ये सिंपल भिन्न में हो गया। जैसा आपका विकल्प होगा वैसा आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से जब आप नियम के तहत प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो भले ही आपका 10 सेकेंड ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जब जल्दबाजी किए आप
क्वेश्चन को जल्दबाजी में आपने सॉल्व किया तो आप गलत रास्ते पर चले तो आपका समय भी नुकसान होगा, आंसर भी नहीं आएगा और अंत में आपका क्वेश्चन भी गलत होगा। तो इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। आपको कभी भी प्रश्नों को सॉल्व करना है तो न बहुत ज़्यादा आपको गंभीर होना है, न बहुत ज़्यादा आपको उसको हल्के में लेना है। मीडियम वेव में आप सॉल्व कीजिए। जब आप मीडियम वेव में सॉल्व करेंगे तो वो आपका बहुत बढ़िया से उसका आंसर आएगा और नियम से आप उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया था आपका दूसरा टाइप का, एक तरह से आप देख लीजिए, ये सिंप्लीकेशन से हो गया। अगला हम देखेंगे, इसके बाद का एक प्रश्न देखेंगे जो कि करड़ी या हमारा करड़ी से होगा। चलिए करड़ी से बताते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 करड़ी से ही लेते हैं। करड़ी में आपको एक क्वेश्चन मिलता है, करड़ी में आपको एक क्वेश्चन मिलता है। करड़ी में यहाँ पे 12, यहाँ पे आपको मिलता है प्लस करड़ी में आपको यहाँ पे मिलता है 12 24 प्लस करड़ी में आपको यहाँ पे मिल गया 36 को हल कीजिए। यहाँ पे इसको आपको हल करना है। कौन सा क्वेश्चन है? करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 24 प्लस करड़ी में 36, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से करड़ी का नियम अप्लाई होता है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो करड़ी में 12 लिखा है, करड़ी में 36 लिखा है, करड़ी में 24 लिखा है। तो यहाँ पे करड़ी में अंदर मान तो एक जैसा नहीं है। हाँ, करड़ी का घातांक सबका एक बराबर है। यहाँ पे घातांक 2 है, यहाँ भी घातांक 2 है, यहाँ भी घातांक 2 है। तो यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन अंदर का मान अलग अलग है। तो अंदर की मान जब तक एक जैसा नहीं होगा या फिर उसका जो गुणांक है वो एक जैसा नहीं होगा, तब तक करड़ी को ना तो आप जोड़ सकते हैं, ना ही घटा सकते हैं, ना ही उसका आपस में क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पर देखते हैं करड़ी में 12 को आप कैसे गुणनखंड करेंगे। 4 तिया 12 प्लस यहाँ पे 4 छके 24 प्लस यहाँ पे 4 नवा 36, ये आप लिख दिए। अंदर रूट 4 गुणे 3, 4 गुणे 6, 4 गुणे 9 कर दिए आप। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 है, तो करड़ी में 4 है। तो अगर करड़ी के अंदर 4 गुणे 3 है तो यहाँ पे आप करड़ी को अलग अलग लिख लेंगे। जैसे अगर आपको करड़ी में मान लीजिए यहाँ पे अगर ऐसे लिखा हुआ है करड़ी में a गुणे b, तो आप इसको करड़ी में a इंटू करड़ी में b के फॉर्म में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपका एक टाइप होता है आपका कॉन्सेप्ट का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसी रूप में हमने कर दिया इसको गुणनखंड के रूप में। अंदर रूट करड़ी में 4 गुणे 3 है, तो यहाँ पे इसको अलग अलग आप लिखेंगे। करड़ी में 4 इंटू करड़ी में 3, करड़ी में 4 इंटू करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 4 इंटू करड़ी में 9 हो गया। चलिए अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि करड़ी में 4 है, तो करड़ी में 4 की का वर्ग, इसका मतलब क्या हो गया कि 4 का वर्गमूल बताना है। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ पे सॉल्व होकर क्या आ जाएगा? 2 अंडर रूट 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 अंडर रूट 6, यहाँ पे 2 अंडर रूट 9, ये आपको मिल गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गुणांक, ये देखिए करड़ी को समझिए क्या होता है। अब यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। ये करड़ी है, करड़ी के अंदर यहाँ पे जो ये मान रखा होता है, ये करड़ी के अंदर इसका जो संख्या होता है, मान संख्या नंबर जो संख्या होता है करड़ी की, वो इसके अंदर लिखा जाता है। करड़ी का जो घात होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। जो ऐसे आपका बनता है तो यहाँ वाला जो टर्म होता है ये आपका यहाँ पे करड़ी का घात कहलाता है। और यहाँ पे अगर कोई संख्या ना लिखा हो, जैसे बिल्कुल यहाँ पे सादा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ 2 घात करड़ी है, करड़ी की घात 2 है। अगर यहाँ पे अगर 2 नहीं होगा तो फिर कुछ लिखा होगा, 3 लिखा है तो 3 की घात करड़ी है, 4 लिखा है तो 4 की घात करड़ी है, लेकिन कुछ भी नहीं लिखा है तब इसका मतलब कि यहाँ पे 2 की घात करड़ी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं। और जो इसके आगे होता है यहाँ पे जैसे 2 2 सब में लिखा ना, तो ये करड़ी के आगे जबकि संख्या से गुणा होता है तो वो करड़ी का गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? करड़ी का गुणांक कहलाता है। तो ये करड़ी का गुणांक है सबका 2। तो गुणांक सबका बराबर है, तो गुणांक बराबर है तो आराम से उसको आप क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो 2 को आप कॉमन ले लिए, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 9, ये हो गया आपका करड़ी के अंदर मान। अब इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो इसको और ज़्यादा आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि करड़ी के अंदर जो यहाँ पे आपको 9 दिख रहा है,
यहाँ पे करड़ी के अंदर 9, ये मान आपका सॉल्व हो जाएगा। 9 है तो 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 9 किसका वर्गमूल होता है, तो 9 आपका यहाँ पे 3 का वर्ग होता है, तो 9 का वर्गमूल 3 हो गया। तो आप इसे एक लाइन और सॉल्व कर सकते हैं, 2 √3 प्लस √6 प्लस यहाँ पे करड़ी हट जाएगा, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। लेकिन इस 3 को आप इसके साथ नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये 2 3 के साथ गुणांक है और 3 से ये 2 कॉमन हुआ है। अगर 3 को अंदर 2 को अंदर ले जाएंगे तो 2 √3 होगा, 2 √6 होगा, प्लस 2 3 6 हो जाएगा। तो इसीलिए जिस रूप में लिखा गया है इस तरह से आप जब लिखेंगे तो आपका मान सही होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपके विकल्प में आंसर क्या है, करड़ी को ऐसे आपको तोड़ के लिखा है और सरल करके, या फिर यहीं पर आपको आंसर मिल गया, या यहीं आपको आंसर मिल गया, या यहीं मिल गया। अब ये आप विकल्प में जहाँ पे आपको आंसर आपको दिख जाएगा वही आपका सही हो जाएगा, वहीं पर आपका कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा। तो ये होता है आपका क्या, करड़ी के प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। करड़ी का जो गुणा या फिर जो हम उसका प्लस करते हैं वो इस तरीके से अप्लाई करते हैं इसमें। साथ में एक और प्रश्न करड़ी का देखेंगे, करड़ी की तुलना करना। जैसे आपको 2-3 करड़ी का देगा और कहेगा कि इसमें कौन सी करड़ी बड़ी है, कौन सी करड़ी छोटी है, या इसमें इस करड़ी को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में इसको आप सेटअप कीजिए, इसको लिखिए, आप बताइए कौन सा इसका आरोही क्रम में है, कौन सा अवरोही क्रम है। तो आगे देखते हैं करड़ी का एक और प्रश्न देखेंगे, 4, क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक क्वेश्चन देते हैं, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 4, करड़ी में 5 को आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में बताइए। इस क्वेश्चन से आपको यहाँ पे बनने वाले हर प्रकार के आपको आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने क्वेश्चन दे दिया आपको कि √2, √3, √4, √5, इसको आपको आरोही क्रम में बताना है कि ये कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी। तो आप कैसे बताएंगे कौन संख्या बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि करड़ी का जो घात होता है उसका आपको एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे अंदर करड़ी के घात का, तो यहाँ पे सबका आपका 2 दिख रहा है, लेकिन मान लीजिए अगर ये हम जो दिए हैं वो सबका घात बराबर है, यहाँ करड़ी में 2 है, यहाँ भी घात 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आए और बेहतर तरीके से। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे घात 2 है तो यहाँ हमने घात 3 कर दिया, ठीक है, यहाँ पे घात हमने 4 कर दिया। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब थोड़ा सा आपको और बढ़िया समझ में आएगा। √2 है, यहाँ 2 की घात कर रही है, यहाँ 3 की घात कर रही है, यहाँ 2 की घात कर रही है, यहाँ पे 4 की घात कर रही है। सबके अंदर मान लिखा हुआ है, इसका आपको आरोही क्रम में बताना। आरोही क्रम क्या होता है, तो वो क्रम जो बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, पहले छोटी संख्या, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। तो इस तरह से छत से नीचे से छत पे जाने के लिए जिस तरह हम सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, पहले सबसे पहला स्टेप, उससे फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो ये आरोही क्रम होता है। अवरोही क्रम घटते हुए क्रम में, छत से नीचे जब उतरते हैं तो हम अवरोही क्रम में उतरते हैं। जैसे कि सबसे पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा, ये होता है आपका अवरोही क्रम। तो यहाँ पे आपको बताना है आरोही क्रम। तो आरोही क्रम बताने के लिए इसमें से जो सबसे छोटा होगा उसको आप पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा वाला लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा लिखेंगे। तो यहाँ पे हम कैसे जानेंगे, तो इसके लिए नियम ये होता है, इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं कैसे, तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम कहते हैं करड़ी की तुलना करना, अर्थात करड़ी की तुलना करना, कंपेरिजन ऑफ। यहाँ पे करड़ी जो इंडेक्स होता है, तो यहाँ पे इसको तुलना करते हैं कि करड़ी में कौन करड़ी छोटी है, कौन बड़ी है, कौन किससे बड़ी, कितनी बड़ी है। तो इसको कैसे हम करते हैं देखते हैं। यहाँ पे आपको लेना है करड़ी की घात। तो करड़ी की घात क्या है, यहाँ पे आप लौसा लेंगे, यहाँ पे आप क्या लेंगे, पहले लिखेंगे आप करड़ी की घात, करड़ी की सभी घात क्रमशः क्या है आपके यहाँ पे, जो करड़ी के सभी घात हैं वो क्या आपके हैं, यहाँ पे 2 घात की करड़ी है, यहाँ पे 3 घात की करड़ी है, फिर आपकी 4 घात की करड़ी है, यहाँ पे 2 3, फिर यहाँ 2 घात की करड़ी है, 2 हो गया, और फिर यहाँ पे 4 घात की करड़ी है। तो ये आपका हो गया करड़ी का घात हो गया, यहाँ 2 घात, यहाँ 3, यहाँ पर 2, यहाँ पे 4। अब इसका आपको निकालना है लौसा। लौसा एलसीएम निकालेंगे आप इसका। जब लौसा निकालते हैं आप 2 3 2 और 4 का, तो लौसा का तरीका पहले सबसे छोटा 3, 1 2 दूनी, यहाँ पे क्या करेंगे आप 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 से 1
3, 1 और 1। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे 3 से 1, 1, 1 और 1। तो ये पूरा आपका यहाँ पर हो गया, गुणा कर लेंगे आप 2 इंटू 2 इंटू 3, क्या होगा 2 दूनी 4, 3 12, 2 3 2 4 का एलसीएम क्या मिल गया आपको 12 मिल गया। अर्थात कि इसकी जो सभी घात हैं करड़ी के, उस घात का लौसा आपको क्या मिल गया 12 मिल गया। अब आप क्या करेंगे कि प्रत्येक घात से, जो प्रत्येक करड़ी का घात है उस घात से इसके लौसों में आप भाग करेंगे, और भाग करने के बाद जो मान आएगा उसको करड़ी के, उसी करड़ी के अंदर वाले मान का आपको क्या बना देना है घात बना देना है। जैसे, और ये मान सभी करड़ी का घात हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी करड़ी का घात अब लौसा हो जाएगा इसका 12। तो पहले क्या है तो 12 हो गया, और यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा 12, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, हो गया। अब प्रत्येक करड़ी में यहाँ पे 2 है, 2 से भाग कीजिए, 2 छके 12, यहाँ पे 6 आ गया। अब उस 6 को अंदर वाली करड़ी का घात बना देना है, 2 की पावर 6। यहाँ पे 3 है, 12 में 3 से भाग कीजिए, 3 चौको 12, 4 हो गया। अब उस 4 को अंदर वाली एक संख्या का घात बना देना है, 4 हो गया। यहाँ पे 2 है, 12 में 2 से भाग करेंगे 6 आएगा, उस 6 को आप यहाँ पे घात बनाएंगे तो 4 की घात 6 हो गया। यहाँ पे 12 है तो यहाँ 4 है, 4 से भाग करेंगे 12 में 3 आएगा, उस 3 को आप यहाँ पे 5 का घात बनाएंगे तो 5 की घात 3 हो गया। समझ रहे हैं आप बात को। चलिए, आप यहाँ पे आपने अब इसको लिख लिया। अब जो पहले वाला जो घात था उस सभी घात की जगह पर आपने क्या रख दिया लौसा रख दिया। लौसा कहाँ से आया तो उसी सभी घातों का आपने क्या निकाला है लौसा निकाला है, और उसको रख दिया। बाकी उस घातों से उसके लौसा में आपने भाग किया है, और जो मान आया है उस करड़ी के जो अंदर वाली संख्या है उसका आपने घात बना दिया है, उस मान का सबने आपने घात बना दिया। अब लौसा सबका ऊपर का देखेंगे तो ये सब आपका क्या हो गया करड़ी बराबर हो गया। ये भी 12 घाती करड़ी, ये भी 12 घाती करड़ी, 12 घाती करड़ी और 12 घात करड़ी। तो करड़ी का मान क्या हो गया आपका सबका बराबर हो गया। अब अंदर वाले मान को आप हल कर लेंगे। इसमें जो मान बड़ा होगा वो बड़ा करड़ी, जो छोटा होगा वो छोटा करड़ी। जिस क्रम में आप लिखना चाहेंगे उस क्रम में आप लिख देंगे। तो यहाँ पे आप 12 घाती करड़ी है, ये 2 की पावर 6, इसका मान कितना होता है तो 2 की पावर 6 का मान आता है आपका 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, कितना होता है 64 होता है। यहाँ पे जब आप करेंगे तो 12 घाती करड़ी है, 3 की पावर 4 का मान 3 तरीकी 9, 9 तरीकी 27, 27 तियां 81, 3 बार गुणा करेंगे 4 बार 3 का तो मिलेगा आपको 81। यहाँ पे 4 का 6 बार करना है, तो 4 का जब आप 6 बार करेंगे तो क्या मिलेगा 4 चौको 16, आपका फिर 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 16 हम 256। अब 256 में आप 16 से गुणा करेंगे यहाँ पे तो पूरा आएगा 256 गुणे 16 करेंगे तो ये पूरा आपको यहाँ पे मिलेगा। आगे 12, 5 का करेंगे 5 5 25, 25 125, क्या मिल गया आपका 125 मिल गया। तो अब इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको आरोही क्रम में आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, आरोही क्रम में आप कैसे इसको लिखते हैं। आरोही क्रम में हमने बताया सबसे छोटी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। करड़ी का घात सबका बराबर है, अंदर की जो मान छोटा होगा वो छोटा, जो बड़ा होगा वो बड़ा करड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा आरोही क्रम लिखना है तो सबसे छोटा वैल्यू लिखेंगे पहले। सबसे छोटा मान कौन सा है करड़ी का, ये 125 है। अब ये 256 में 16 से गुणा करेंगे तो सबसे बड़ा मान ये मिल जाएगा सभी करड़ियों में, ये 81 है, ये 64। सबसे छोटा यहाँ पे ये दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। तो यहाँ पे आपका 64 12। यहाँ पे इससे बड़ा कौन सा है, ये है 81 12। यहाँ पे इससे बड़ा ये है 125, और यहाँ पे इससे बड़ा आपको क्या मिल रहा है 256 गुणे 16 मिल रहा है ना, ये हो गया। अब आपको करना क्या है यहाँ पे कि 64 81 125 256 गुणे 16 ये आप सभी को दिख रहा है। तो यहाँ पे अब आपको करना ये है कि ये मान आपका आंसर नहीं होगा, बल्कि जो इसका मूल करड़ी है वो आपका सही आंसर होगा। ये तो आपने हल करने के लिए आपने ये सिस्टम अपनाया है। तो यहाँ पे ये किसका मान है, तो ये मान है आपका इस करड़ी का, इसका मान है। तो यहाँ पे रखेंगे आप इसको अंडर रूट 2। ये किसका मान है 81, आपने निकाला 3 के घात 4, 3 वाला है तो ये इसका मान है। ये किसका मान है तो ये इसका मान है, ये है ना ये 125, तो ये चौथे का है तो ये पहले आ जाएगा अब यहाँ पे 5 घात 4।
और ये 256 वाला जो लास्ट में है ये किसका है, तो ये इसका है √4। तो इस तरीके से ये अब आपका हो गया क्या, आरोही क्रम में आंसर हो गया यहाँ पे √2। इससे बड़ा ये है करणी, 3 की घात करणी √3। यहाँ पे क्या हो गया 4 घाती करणी 5 यहाँ पे 2 घाती करणी √4। ये आपका किस क्रम में हो गया, ये यहाँ पे आपका हो जाता है आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया कि पहले ये सबसे छोटी करणी है, इसका जो मान आएगा सबसे छोटा आएगा, इससे बड़ा इसका मान आएगा, उससे बड़ा इसका मान आएगा और सबसे बड़ा इसका मान आएगा। और कैसे इसको आपने सॉल्व किया, पूरा प्रोसेस हमने आपको सामने रख दिया। अब ये करणी के 2 ऐसे क्वेश्चन थे जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको आप प्रैक्टिस में लेते रहिएगा। ये आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट इस यहाँ पे क्लियर रहेगा आपका, ठीक है। तो आपने इसको समझ लिया। सभी घातों का पहले आप क्या करेंगे, जो भी घात दिया रहेगा उस घात का आप एलसीएम निकाल लेंगे, फिर सबके करणी जगह पे घात की जगह पे एलसीएम रख देंगे और प्रत्येक घात से आप भाग करेंगे, जो मान आएगा उसके अंदर वाली संख्या का घात बना देंगे उसका, और फिर उसको आप जो है वही लॉस तो सबका बराबर हो जाएगा। अब अंदर वाली संख्या को फिर उसको हल कर लेंगे, उसको हल करने बाद से जो छोटा मान होगा वो छोटी उसका मान रख देंगे, तो छोटी करणी, जो उससे बड़ा होगा जो उससे बड़ा होगा उससे बड़ा होगा, और फिर उसके मूल करणी को उसी हिसाब से आप देख करके रख देंगे। ये आपका आंसर मिल जाएगा आरोही क्रम में। अगर इसको अवरोही क्रम में कहता, घटते हुए क्रम में कहता, तो ये पहले हो जाता, अंदर ये पहले आता, फिर इसके बाद ये, तब इसके बाद तब ये आ जाता। तो यहाँ पे आपका किस क्रम में है, तो ये इस क्रम में है, ये आरोही क्रम में दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है ना, ये संख्या इससे बड़ी है, ये संख्या इससे बड़ी है, ये संख्या इससे बड़ी है, तो ये जो चिन्ह है ये कौन सा हो गया, आरोही क्रम का सिंबल हो गया। तो इस तरीके से ये आपका हो गया करणी की तुलना करना या फिर इसका आरोही क्रम में लिखना हमने बता दिया। पूछा जाए सबसे बड़ी करणी क्या होगी, तो सबसे बड़ी करणी ये होगी, सबसे छोटी करणी क्या होगी, सबसे छोटी करणी यहाँ पे ये होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका करणीगत वाला। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का देखेंगे प्रश्न जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। आइए आगे देखते हैं, एक 5वां नंबर का क्वेश्चन आपका देखेंगे। यहाँ पे 5वां नंबर में हम लेते हैं क्वेश्चन आपके भिन्नों से, भिन्न का चैप्टर से हम क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ से 2-3 प्रश्न देखेंगे भिन्न से, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भिन्न से पूछे जाते हैं। यूपी टेट में, सुपर टेट में, आपकी बैंकिंग में पूछा जाता है, एसएससी का एग्जाम देंगे वहाँ पूछा जाएगा, लेखपाल और पीटी में तो पूछा ही जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं भिन्न से। सबसे पहले भिन्न में एक क्वेश्चन हम देखेंगे उसका एडिशन वाला, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से देखते हैं। 2 सही 1/3 प्लस 4 सही 3/5 माइनस 6 सही 2/3 प्लस 4/5 माइनस 1 सही 2/3। ये क्वेश्चन हो गया आपका। यहाँ पे इसको आपको हल करना है। यहाँ पे हमने दोनों वैरायटी का ले लिया है, हल करना, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आपको एडिशन भी ले लिया और सब्ट्रैक्शन ले लिया, ताकि ये क्वेश्चन से आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मतलब ये है कि आपके क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 सही 1/3 प्लस 4 सही 3/5 माइनस 2 सही 6 सही 2/3 प्लस 4/5 माइनस 1 सही 2/3। इसको आपको हल करना है, इसका मान बताना है आपको। यहाँ पे अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है इसको, तो आप क्या करेंगे, या फिर कोई भी स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, क्वेश्चन को सिंपल वो क्या करेगा, भिन्न है उसे कैसा दिख रहा है, ये मिश्र भिन्न में रूप में दिख रहा है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, इसको साधारण भिन्न में बदलेगा। यहाँ पे गुणा कर लेगा, 2 3 6 1 7 7/3 4 5 20 3 23/5 माइनस 3 6 18 2 20 20/3 4/5 माइनस 2 3 1 3 2 5 5/3 वो कर लेगा इसको सिंपल, इसको भिन्न बदल लेगा। और फिर वो क्या करेगा, सभी एलसीएम नीचे का लॉसन निकालेगा और जो उसका हर होगा सबका लॉसन निकालेगा, फिर उससे भाग करेगा, फिर उसमें गुणा करेगा। और इस तरीके से जो एक सिंपल हम जो है 3 4 5 में जो भिन्नों का हमने हल किया है प्रश्न को, उस तरीके से हम इसको हल करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर, हमने वो पढ़ा है, आंसर तो बिल्कुल आएगा, लेकिन उस कॉन्सेप्ट पे सवाल लगाने में कम से कम हमारा इस क्वेश्चन में आपका हमारा 5 मिनट जाएगा इस क्वेश्चन में। और 5 मिनट का मतलब कि हमारा मैथ में टोटल हमें 15 से 20 मिनट में मैथ ही के पूरे 20 क्वेश्चन 25-30 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ऐसे में हम 5-5 6-6 मिनट एक क्वेश्चन को देंगे तो मुश्किल से हम 7 से 8 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएंगे। आगे हमारा आधा 50% क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, छूट जाएगा हमारा 60% क्वेश्चन।
तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें इसको साधारण भिन्न में नहीं बदलना है, बल्कि हमें क्या करना है कि सबका जो आपका जो आगे का पूर्ण संख्या है उसको एक कोष्ठक में लिखेंगे और जो आगे भिन्न है उसको एक कोष्ठक में लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला जिस मान लीजिए यहाँ पर हो गया a सही b बटे सी प्लस डी ई बटे एफ माइनस यहाँ पे पी क्यू बटे आर। ये सिंपल हमने यहाँ पे रख लिया, ये कैपिटल हो गया, स्मॉल लिखते हैं, हो गया। ये एक फार्मूला आपको बता रहे हैं, इसी टाइप का है बिल्कुल। ये आपका अलजेब्रिक फॉर्म में हमने लिख दिया, हर फार्मूला सवाल में ये अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पूर्ण संख्या है वो क्या है? ए है, डी है और पी है। इसको एक कोष्ठक में लिख लीजिए, ए और इसके चिन्ह के साथ लिखेंगे जो इसका चिन्ह होगा। तो ए का चिन्ह प्लस है तो ए प्लस रूप में हो गया, डी का चिन्ह भी प्लस है तो प्लस डी हो गया, ये पी का चिन्ह क्या है? माइनस है तो माइनस पी हो गया। यहाँ पे दूसरे कोष्ठक में क्या करेंगे कि जो भिन्न है उसको उसके चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो बी बटे सी हो गया, यहाँ पे बी बटे सी हो गया, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यहाँ पे ई बटे एफ हो गया, यहाँ पे माइनस यहाँ पे क्यू बटे आर हो गया, लिख लिए। अब यहाँ दोनों के बीच में हमेशा, चाहे यहाँ अंदर कोई संख्या प्लस में हो या माइनस में हो, यहाँ कोई प्लस में हो या माइनस में हो, यहाँ दोनों के बीच में हमेशा हमको क्या रखना होता है? प्लस रखना होता है। ये आप समझ गए हैं? ये हो गया आपका एक कॉन्सेप्ट जो हर क्वेश्चन में, इस तरह के हर फार्मूले में आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपका मान यहाँ पे बिल्कुल सही आएगा। फार्मूला समझिए या फिर आप कॉन्सेप्ट समझिए कि ए सही बी बटे सी प्लस डी सही ई बटे एफ माइनस पी सही क्यू बटे आर है। तो इसके जो पूर्ण संख्या है उसको एक कोष्ठक में लिखेंगे उसके साइन के साथ, जो उसका चिन्ह है, प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ, फिर बीच में प्लस लगाएंगे। फिर दूसरे कोष्ठक में यहाँ पे हर कंडीशन में प्लस होगा, चाहे अंदर प्लस हो चाहे माइनस हो, यहाँ प्लस ही रहेगा। फिर अंदर कोष्ठक में भिन्न को लिखते हैं उसके चिन्ह के साथ, चाहे प्लस हो तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ। अब इस तरीके से इस प्रश्न को हम हल करते हैं। कैसे हल करते हैं? तो यहाँ पे पहले क्या है? 2 है, 2 को एक कोष्ठक में लिख लिए, यहाँ पे 4 है, प्लस 4 है, इसको एक कोष्ठक में, यहाँ माइनस 6 है एक कोष्ठक में, यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप एक नहीं मानिएगा, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ केवल क्या लिखा हुआ है? 4/5 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे क्या है? -1 है तो -1, यहाँ कोई पूर्ण संख्या नहीं है तो इसको आप छोड़ देंगे, इसको आप एक कोष्ठक में लिख लीजिए। यहाँ पे हर कंडीशन में आपका प्लस होगा। दूसरे कोष्ठक में भिन्न को लिखना है आपको 1/3, यहाँ पे प्लस 3/5, यहाँ पे -2/3, यहाँ पे क्या हो गया? अब इसको भिन्न है तो भिन्न वाले में तो ये आएगा ही, तो प्लस 4/5 हो गया, यहाँ पे -2/3 हो गया। ये आप रख लिए इसके अनुसार। अब कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको एक क्वेश्चन में सॉल्व कर लीजिए। पहले प्लस को प्लस में जुड़ेगा, माइनस माइनस में जुटेगा, बाकी सॉल्व हो जाएगा। तो ये 4 और 2 6 हो गया, 6 और ये +6 हो गया और ये -6 कट गया, यहाँ पे केवल क्या बच जाएगा? -1 बच जाएगा। ये क्वेश्चन में प्लस यहाँ पे सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? कुछ कट पिट रहा है? नहीं कट रहा है तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है? कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे आधार 3 है, इसका भी आधार 3 है, इसका भी आधार 3 है, ये -2/3, ये -2/3, क्या हो जाएगा? माइनस, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो जुड़ जाएगा। आधार बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे। तो -2/3 -2/3 -4/3 हो जाएगा, ये -4/3 और यहाँ पे +1/3 है। तो -4/3 में जब +1/3 जुड़ेगा तो 1 कम हो जाएगा, तो -4/3 में अब -3/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -3/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो बाद में 1 हो जाएगा, तो ये अलग चीज़ है। अब यहाँ पे देखते हैं 5 वाला। अब यहाँ पे हर बराबर है, यहाँ भी हर बराबर है, 5 और 5 है, तो और दोनों का प्लस है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, प्लस में ही जुटेगा। तो 4 और 3 7, +7/5 हो गया। कर लिए आप। अब ये -1 प्लस यहाँ पे आप ये करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 + 7/5। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा? -1 प्लस, अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करते हैं, -1 + 7/5 है, तो 5 एकम 5, -5 प्लस यहाँ पे 7
-5 + 7 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो माइनस से प्लस, -5 + 7, 7 प्लस में है 5 माइनस में है, तो ये 5 घट जाएगा इसमें से, तो 7 में से 5 घटेगा तो 2 बच जाएगा, 2/5। अब -1 + 2/5, अब ये क्या हो जाएगा, तो 5 एकम 5, -5 + 2 जब आप करेंगे तो क्या आएगा -3/5। ये क्या हो जाएगा इस भिन्न का आपका आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको दिया गया था इसका आंसर क्या निकल के आ गया, -3/5 निकल के आ गया। कैसे सॉल्व करना है, तो कुल खेल आपको यहाँ पे करना है। यहाँ कौन सा खेल हो रहा है, जो पूर्ण संख्या है उसको एक कोष्ठक में लिख लिया गया उसके चिन्ह के साथ, बीच में प्लस लगा, और बाद वाला जो भिन्न संख्या है उसको एक कोष्ठक में लिख लिए उसके चिन्ह के साथ। अब इसको हमने हल कर लिया है, जो हर बराबर है उसको एक साथ कैलकुलेट कर लिया है, इसका एक साथ कैलकुलेट कर लिया है। आप चाहें तो अगर ये नहीं समझ में आया आपको तो आप यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 5 3 5, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर सबसे भाग करेंगे, उसके ऊपर जैसे भिन्न को आप हल करते हैं, हल करेंगे तो टोटल आपको लास्ट में यही मिलेगा 2/5, और यहाँ पे हल करने के बाद आपको -1 मिल गया, फिर इसको आप कैलकुलेट कर लिए तो -3/5 आपको मिल गया। तो इस तरीके से ये पूरा आपका भिन्न का प्रश्न आता है, चाहे जोड़ का चाहे घटाव का, सब जोड़ हो सकता है, सब घटाना हो सकता है, बीच में जोड़ घटाना हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो इसी फॉर्मेट में मिलेगा। बीच में किसी का सिंबल माइनस हो जाएगा, किसी का प्लस हो जाएगा, कोई भिन्न हो जाएगा, कोई यहाँ पर किसी में पूर्ण संख्या रहबे नहीं करेगा, तो उसमें से नहीं कुछ कॉमन लेंगे, उसको सीधे सीधे भिन्न में जोड़ देंगे। तो इस तरीके से तो इसमें एक फार्मूले से आपके हर तरह के कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ से बनने वाले प्रश्न को हमने आपको क्लियर करा दिया। अब एक और प्रश्न हम पढ़ते हैं भिन्न में, भिन्नों की तुलना करना, कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन। किस तरह भिन्न की तुलना करते हैं, कैसे हम छोटा भिन्न बताते हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है कौन सबसे बड़ा है, आरोही अवरोही कैसे बताते हैं, वहां पर एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं 2/3, 4/5, 7/3, 8/7 यहाँ पे की तुलना कीजिए। तुलना कीजिए का कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पे कि आपको ये बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कौन कितना बड़ा है, कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है, ठीक है। इसको मतलब आरोही क्रम में इसको आपको लिखना है यहाँ पे। तो आरोही क्रम में आप कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपको करना होगा कि पहला चीज आप ये देखिए कि क्या भिन्नों का सभी का हर बराबर है कि नहीं है। तो अगर भिन्नों में सभी का हर बराबर है तो फिर जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा भी, जिसका बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न हो जाएगा। जैसे अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया गया कि 4/3, 5/3, 2/3, 1/3, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे हमने दे दिया। तो अब कहे कि इसको तुलना कीजिए, बताइए इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा भिन्न। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, सभी के हर बराबर है कि नहीं है, इसका भी 3 है, इसका 3, इसका भी 3, इसका भी 3। तो जब हर बराबर हो तो कुछ नहीं करना है, अंश में जो मान आपको छोटा होगा वो छोटा भिन्न, जो बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न, जो जिस क्रम में होगा उसी क्रम में आप उसको आरोही क्रम में लिख देंगे तो आपका वो क्या हो जाएगा, छोटा से बड़े की ओर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे हर बराबर है तो सबसे छोटी संख्या 1 है, तो 1/3, फिर इससे बड़ी क्या हो जाएगी आपकी 2/3, इससे बड़ी क्या हो जाएगी 4/3, और इससे बड़ी क्या हो जाएगी 5/3। तो ये आपका हो जाएगा पूरा भिन्नों में सबसे छोटा 1/3, सबसे बड़ा 5/3। ये कब होता है, जब हर बराबर हो, ठीक है। तो भिन्न अंश में जो छोटा होगा वो छोटा, जो बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। आके इसी का अपोजिट होता है, क्या होता है इसका अपोजिट, कि अगर आप सभी का चलिए देखते हैं सेकंड है कि अगर इसी का आपका ऐसे हो जाए 5/6, 5/7, 8/5, 1/5, यहाँ पे 5/8, 5/4, ये क्वेश्चन हम लिख दिया। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं
कि अंश बराबर है सबका। पिछले क्वेश्चन में जो यहाँ पर हमने बताया था उसमें हर बराबर था, तो अंश में जो छोटा था वो छोटा कर लिए, जो बड़ा था वो बड़ा कर लिए, आरोही क्रम में आपने उसको लिख दिया जैसे आप प्राकृतिक संख्या लिखते हैं। यहाँ पर आप क्या देखना है कि अंश बराबर है सबका, इसका भी अंश 5 है, इसका भी अंश 5, इसका भी अंश 5 और इसका भी अंश 5 है, लेकिन हर सबका क्या है, अलग अलग है। तो जब ये क्वेश्चन होता है तो यहाँ पे जब अंश बराबर और हर अलग अलग हो तो इसको भी हम उसी क्रम में लिखते हैं, लेकिन इसमें जो हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा, जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। कब? जब अंश बराबर हो और हर अलग अलग हो। तो यहाँ पे अगर आपको सबसे छोटा लिखना है, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आप क्या बताएंगे कि सबका अंश बराबर है, हर अलग अलग है, तो आपने क्या बताया कि जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सबसे छोटा भिन्न आपको बताना है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा हर वाला ढूंढना पड़ेगा आपको। तो सबसे बड़ा हर यहाँ पे मिल रहा है, तो ये सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा 5/8। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा यहाँ पे, तो सबसे बड़ा आपको यहाँ पे ये हो जाएगा 5/4। 4 सबसे छोटा हर है, तो इसका जो मान आएगा वो सबसे बड़ा आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका भिन्न में। अगर अंश बराबर हो तो भिन्न में जो हर सबसे बड़ा होता है सबसे छोटा भिन्न माना जाता है, उसका मान सबसे छोटा आता है। जो सबसे छोटा हर होता है उसका मान सबसे बड़ा आता है, तो सबसे बड़ा भिन्न कहा जाता है। बाकी उसी क्रम में आप उसको सेट कर लेंगे। आगे अगर हर बराबर हो, अंश अलग अलग हो, तो जो हर का मान जो है अंश अलग अलग हो, हर बराबर हो, तब अंश में जो छोटा होगा वो छोटा भिन्न, जो बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न कहलाएगा। हर अगर बराबर हो, अंश अलग अलग हो, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अब अगर ये दोनों अलग अलग हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अंश भी अलग अलग है, हर भी अलग अलग है, तब उसके लिए आप क्या करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस है वो आपको यहाँ बताने वाले हैं। इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपको यहां पर यह मिलेगा कि अगर मान लीजिए आपको कुछ ऐसे मिल जाए, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, हर अलग अलग है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, कहीं 4 है, कहीं 5, कहीं 7, कहीं 8, अंश अलग अलग है। तो अंश और हर अलग अलग है, लेकिन इसमें भी एक समानता है। वो समानता आप ढूंढिए, कमेंट करके बताइए क्या समानता है। यहाँ पे समानता आपको ये मिलेगी कि यहाँ 4 और अंश और हर का अंतर, जब आप इसका अंतर निकालेंगे तो वो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यहाँ भी अंतर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यहाँ भी अंतर 1 और यहाँ भी अंतर 1 मिल रहा है ना यहाँ पे। तो जब अंश और हर का भिन्न में अंतर 1 मिले और कई भिन्न दें और सभी भिन्न में अंतर, जो अंश और हर का अंतर हो वह 1 हो, समान हो, तो यहाँ पे जो भिन्न का अंश और हर का मान ज़्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा भिन्न कहलाएगा। जिसका अंश और हर का मान छोटा होगा वो छोटा भिन्न कहलाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 4 और 3, 4 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 7 है और 7 से बड़ा 8 है। यहाँ पर भी सबसे बड़ा 7 है, तो ये सबसे बड़ा भिन्न होगा और ये जो होगा सबसे आपका छोटा भिन्न होगा। ये क्लियर हुआ आपका। तो अगर ये सबका अंतर 1 हो तब, या फिर अंतर समान हो तब अंश और हर में, फिर यहाँ पे जो अंश और हर का मान बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न कहलाएगा, जिसका मान छोटा होगा वो सबसे छोटा भिन्न कहलाएगा। तो ये 3 चीज़ों पर पहले हमें फोकस करना। अगर ये 3 चीज़ें नहीं मैच खाती हैं फिर अगला तब हम क्या करेंगे, तुलना वाला जो पूरा प्रोसेस है उसको लगाएंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन आप देख लिए। अब आगे हम एक चौथा जो सबसे इसका लास्ट पॉइंट होता है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए लास्ट पॉइंट में इसको हम देखेंगे कि यहाँ पे आपका अलग अलग है सम, तो 3, 5, 3, 7 सबका हर का पहले आप क्या निकालेंगे, लौसा निकालेंगे। तो आप लिखेंगे हर का, हरों का मतलब 4 हर दिए तो हरों का लौसा। हरों का लौसा क्या निकलेगा, 3, 5, 3 और 7। इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो 3 कट जाएगा, 5, 1 और 7, फिर 5 और 7, ये आपका मिल जाएगा पूरा। तो यहाँ पे 3, 5 15 और 15 7 105, ये आपका क्या हो गया, इसका लौसा जो निकल गया वो क्या आ गया, 105 आ गया। अब इस 105 के जगह पे, सबकी जगह पे जो लौसा आप रखेंगे, जो हर बनाएंगे आप सबका, वो क्या बनाएंगे, लौसा बताएंगे। जैसे आपने करड़ी वाले में पढ़ा था उसी तरीके से यहाँ भी करते हैं बिल्कुल। तो 105 को सबकी जगह पे रख देंगे आप। तो यहाँ पे हो जाएगा 105, यहाँ पे भी हो जाएगा 105,
यहाँ भी 105 और यहाँ भी हो जाएगा 105। हो गया। अब यहाँ पे आप भाग करिए, 3 से भाग करेंगे 105 में, तो 3 से भाग करेंगे तो ये दोनों आपका बच जाएगा गुणनखंड में, 7 5 35, तो 35 दूनी, अब इसका आप यहाँ गुणा कर लेंगे तो 35 दूनी 70 हो गया। यहाँ पे आपको क्या भाग करना है, 5 से भाग करना है, तो 5 से भाग करेंगे तो 3 और 7 बच जाएगा, तो 3 और 7 गुणा करेंगे तो 4 3 12 और 12 7 कितना होता है, 7 दूनी 14 को 4, 7 1 7 1 8 84। ठीक है। अब यहाँ पे आपका 3 से भाग करेंगे 3 कट जाएगा, 5 और 7 का गुणा आप यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 35 और 35 7 कितना होगा, तो 35 और 7 आप यहाँ पर करेंगे तो 7 5 35 को 5 हासिल 3 और 7 3 21 और 21 और 3 24। यहाँ पे आप 7 से भाग करेंगे, यहाँ पे 7 से भाग कर लेंगे तो 3 और 5 बचेगा, उस 3 और 5 का आप यहाँ 8 में गुणा करेंगे ऊपर, तो 8 5 40 40 3 120, ये आपका हो गया। अब सबका हर आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। फिर हमने आपको बताया था कि हर बराबर हो तो अंश में जो मान बड़ा होता है वो बड़ा भिन्न, जो छोटा होता है वो छोटा कहलाता है। तो हर सबका बराबर है तो सबसे बड़ा वाला क्या है, ये है। तो हम इसको मान लीजिए आरोही क्रम में लिखना हो, बढ़ते हुए क्रम में लिखना हो, सबसे छोटा उससे बड़ा, सबसे छोटा क्या होगा, ये होगा 70 वाला, तो 70/105। इससे बड़ा कौन सा होगा, ये होगा 84/105। इससे बड़ा क्या होगा, ये होगा 120/105। और इससे बड़ा क्या होगा, ये 245/105, ये हो गया। अब यहाँ पे आप इसका जो मूल भिन्न है वो रख देंगे, मूल भिन्न 70/5 का 2/3, 84/105 का क्या है 84/105, ये है 4/5 है, 4/5 रख दिए। 120 वाला ये मान है इसका 8/7 और 100 और ये यहाँ पे 245 वाला आपका ये मान है तो 7/3। ये सबसे बड़ा भिन्न हो गया और ये सबसे छोटा भिन्न हो गया, 2/3 सबसे छोटा हो गया, 7/3 सबसे बड़ा हो गया। बाकी ये इसी क्रम में आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में आपका हो गया, ये छोटा उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये और सबसे बड़ा ये आपको मिल गया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है, जैसे आपने करड़ी वाला बिल्कुल समझा था उसी कॉन्सेप्ट पे इसको समझना है। हरों का एलसीएम लेना है, उसको रख देना है, प्रत्येक हर से भाग करना है, जो मान आएगा उसके अंश के साथ गुणा कर देंगे और हर के जगह पे वही एलसीएम रख देंगे, सबका हर बराबर हो गया। फिर आपने भिन्न का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर हर बराबर हो तो अंश में जो छोटा होता है वो छोटा मान, जो बड़ा होता है वो बड़ा मान हो जाता है। फिर उसी हिसाब से हम रख देंगे, इसको अपना क्रमशः सेट कर लेंगे और फिर उसके मूल मान रख देंगे भिन्न का, और फिर बता देंगे सबसे छोटा क्या है सबसे बड़ा क्या है, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में उसको हम बता सकते हैं। तो ये हमारा हो गया भिन्न का। यहाँ पे आपके भिन्न, करड़ी और सिंप्लीकेशन, साथ में आपकी प्राकृतिक जो नंबर संख्या है, प्राकृतिक संख्या जो है, इससे बनने वाले जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे यहाँ पे जो है हमने करीब आपको 6 प्रश्न बताए। और ये 6 प्रश्न आपके 6 टाइप से होते हैं, जो एग्जाम में 6 प्रश्न के टाइप आपको छपे छपाए पेपर में मिलने वाले हैं। चाहे आप यूपी टेट का पेपर देने वाले हो, सी टेट में भी प्रश्न मिलता है, ऐसा नहीं है सी टेट में यहाँ से प्रश्न नहीं मिलता। सी टेट में 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 में आपके 15 क्वेश्चन पेडागोगिक्स होते हैं, 15 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल होते हैं। और न्यूमेरिकल में जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, आपके लॉसम से पूछा जाता है, भिन्न से पूछा जाता है, घातांक करड़ी से पूछा जाता है, नंबर सिस्टम से पूछा जाता है। तो सीटेट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथ में सुपर टेट के लिए आप जो सुपर टीईटी देने वाले हैं, लेखपाल और पीईटी देने वाले हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, हर जगह ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। ये बिल्कुल छपे छपाए टाइप्स के प्रश्न हैं दोस्तों। तो इसको आप रिवीजन करते रहिएगा। आशा करते हैं ये आप पूरे अच्छे से समझे होंगे और इसको अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर किए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अगले पार्ट को आप देख लीजिएगा, अगला पार्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर के आप इसके अगले पार्ट को देख लेंगे। दोस्तों चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं तो जितनी वीडियो अपलोड की जाती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। और सब्सक्राइब कर लेंगे तभी वीडियोज आपके यूट्यूब तक पहुंचेंगे और तभी जाकर के आपको आने वाली हर क्लास का, हर इंफॉर्मेशन का अपडेट आपको मिलेगा। दोस्तों वीडियो को दोस्तों से शेयर भी कीजिए, जो जितने लोग आपके तैयारी करने वाले हैं आपकी, चाहे किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की, तो उन तक आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके वारिस एकेडमी परिवार से अधिक लोग जुड़ सकें, जिससे यहाँ पे पढ़ाने वाले सभी टीचर्स का हौसला बढ़े और लगातार वो अपनी ऊर्जा को जो है और दोगुनी ताकत के साथ लगाएं आप लोगों के बीच, ताकि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी बन सके। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel